हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। यहाँ पर जितने भी त्रिविमीय आकृति हैं उसका हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको गोला के बारे में जानना होगा। सबसे पहला गोला के बारे में, स्फीयर। यहाँ पर जो है गोला का आयतन और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जो है आपको कहा जाएगा गोला का वक्र पृष्ठ बड़ा तीखी होता है। यहाँ पर देखिए गोला जो है इस प्रकार से होगा, ठीक है, इस तरीके से ये जो है एक गोला है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है इसका रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक r, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका, यानी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर देखिए r का मान अगर आपको दे देगा r बराबर 7 मीटर और हमसे कहेगा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्योंकि हम आपको एक क्वेश्चन लेके बताते हैं जिससे कि आपका फार्मूला भी समझ में आए और सवाल भी बना पाइएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखिएगा 4 गुना पाई का मान 22/7। जब तक सवाल में नहीं कहेगा पाई का मान 22/7 ही लेना है। और r कितना है 7 मीटर। तो यहाँ पर 7 मीटर 2 बार 7 मीटर, ठीक है। 7 7 कट गया, कितना हो जाएगा 7 गुना 14, 7 गुना 14 एक चौक, यानी कि 15, 154। फिर 154 को 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16, 15 चौका 60 और 1 61, यानी कि 616 मीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछता r का मान दे करके कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए तो कितना हो जाता 616 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा दूसरा नंबर इसका आयतन, गोला का आयतन। तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम। तो फार्मूला होता है इसका 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर जो है इसका फार्मूला आपको याद आना चाहिए। जब भी गोला के बारे में कहे तो आपको ये फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब। r का मान तुम 7 लिए हैं, इसका आयतन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका हम आयतन निकालते हैं। तो पहले देखेंगे 4/3 पाई का मान 22/7 और r जो है 7 मीटर क्यूब है। 3 बार हम लिखेंगे इसको, 7 मीटर गुना 7 मीटर। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा 7 49 और 88 गुना 49 मीटर स्क्वायर। अब बट्टा 88 होगा यहाँ पर बट्टा 3। अब इसको गुना करना रह गया है तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 40 और 4 44 और यहाँ पर जो है -1 88 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 1, यहाँ पर 3 और 4 43 12 अब बट्टा 3 मीटर क्यूब। यहाँ पर मीटर क्यूब होगा, यहाँ पर मीटर स्क्वायर में होगा, मीटर क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आयतन हमेशा मीटर क्यूब में होता है और इसका जो है क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। अगर आपसे कहेगा कि इसके त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया है तो बताइए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। अगर त्रिज्या को दोगुना करेगा तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल उसका स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर कहेगा कि त्रिज्या को जो है दोगुना कर दिया गया है और इसका आयतन कितना गुना हो जाएगा तो 2 का क्यूब 8, ठीक है ना। ये क्यूब 8 गुना हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं, अर्धगोला के बारे में समझते हैं कि अर्धगोला का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखिए अगला इसी में जो है सबसे पहला अर्धगोला जो होता है इस प्रकार से बनता है। और ये यहाँ पर इसका सेंटर r होगा, ये रेडियस है, ठीक है। गोला में अर्धगोला में जो है ये त्रिज्या जो है सब जगह बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितना इसका ऊंचाई होगा वही त्रिज्या होता है, ठीक है, अर्धगोला में। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कहेगा आपसे कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान रखिएगा
गोला का आधा होता है। तो गोला का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा कर दीजिए तो 2 यहाँ पर देखिए गोला का जो था 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आधा कर दीजिएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहेगा जो अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये तो हमें जो इस पार्ट का ना आया है, ऊपर वाला का तो आया नहीं, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा संपूर्ण अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ये देखिए ये नीचे वाले का तो कितना आ गया 2 पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाला को ऐड करना है तो वो भी तो एक पाई स्क्वायर, अभी ना आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे इस प्रकार का, ये जो है 3D में है। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर, तो जोड़ेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें फिर पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है ये कितना आ जाएगा, संपूर्ण कहेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो कहेगा आपसे कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो अर्धगोला का जो आयतन होता है गोले के आयतन का आधा होता है। तो यहाँ पर देखिएगा गोला का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यू, इसको आधा कर दीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, और 2/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए एक दूसरे से रिलेट कीजिएगा तो आपको याद होगा 2/3 पाई आर क्यू। ये बात आप समझ गए होंगे। पहले हम कंप्लीट आपको एक जो है वीडियो बना के देते हैं जिसमें कि जितना भी फार्मूला होता है सारे फार्मूला को इकट्ठा देंगे, उसके बाद हम आपको लेसन बाय लेसन करवाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद अब हम समझते हैं बेलन के बारे में कि बेलन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। आइए समझते हैं एक एक करके। यहाँ पर बेलन इसको हम सिलेंडर कहते हैं, इसमें सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको आकृति पता होना चाहिए, जब भी आपके माइंड में बेलन जाए तो उसका एक आकृति आपके अंदर बनना चाहिए। देखिए इसका जो है आकृति इस प्रकार से बनता है, ये बेलन का है, यहाँ से इसका सेंटर, ये यहाँ से यहाँ तक आर मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो है इसका हाइट हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा, ये एच। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इसका वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ पहले क्या होता है ये समझ में आएगा तभी ना। जैसे ये मार्कर है तो ये भी एक प्रकार का बेलन है, तो वक्रपृष्ठ का मतलब होता है ये भाग, ये कर्व वाला, ये देख रहे हैं, ये ऊपर और नीचे मत मिलाना है, ये सिर्फ ये पार्ट। ठीक है, ये हो गया वक्रपृष्ठ। तो यहाँ पर ये बगल वाला जो सर्किल गोल है, तो देखिए यहाँ पर बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब देखिए यहाँ पर अब सवाल देगा तो क्या सवाल आप नहीं बना लीजिएगा, अब यहाँ पर आर का मान देगा, एच का मान देगा, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए यहाँ पर संपूर्ण का मतलब क्या हो गया, तो संपूर्ण जो हो गया देखिए ये तो ये बगल वाला जो बताएं आपको 2 पाई आर तो चलेगा ही चलेगा, ऊपर वाला भी देख रहे हैं यहाँ पर यह एक वृत्त है और यहाँ पर भी वृत्त है, तो दोनों का क्षेत्रफल को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो देखिए 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से जो है देखिए 2 पाई और आर कॉमन लेंगे तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो एच प्लस आर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये नीचे वाले का क्षेत्रफल और कितना हाइट है उससे गुना करते हैं तो इसका आयतन आ जाता है। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है
बेलन में इतना कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बस आपको समझना होगा, कहेगा यहाँ पर कि देखिए इसके आर को दोगुना कर दिया है तो आयतन कितना गुना हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर, तो यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम समझते हैं शंकु के बारे में। यहाँ पर देखिए शंकु, कोण। यहाँ पर पहले तो शंकु का आकृति आपको समझ में आना चाहिए, इस प्रकार का आकृति होता है, ये है शंकु। ये इसका रेडियस है, ये L है और ये H है। ठीक है, यहाँ पर जो है यह एक शंकु है। यहाँ पर इसको अब तंबू भी इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसको हम कभी कभी तंबू भी कहते हैं, सवाल में आपका यूज किया जाएगा, तो आपको समझना है शंकु के बारे में कह रहा। यहाँ पर कहेगा शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्रपृष्ठ का मतलब क्या होता है जी, ये भाग नीचे वाले समतल को छोड़ करके सिर्फ ये, ठीक है, चारों ओर से। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लिखिएगा वक्रपृष्ठ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल। यहाँ पर देखिए ये L, अब यहाँ पर जो इसमें समकोण त्रिभुज बनता है, पाइथागोरस पर में आपको याद होना चाहिए, इसमें यहाँ पर होता है, देखिएगा इसके लिए h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर L स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर R और H दिया होगा तो L आप आसानी से निकाल लीजिएगा और इस फॉर्मूला में लगा दीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए यहीं पर अगर मान लीजिए हम एक सवाल लेके आपको समझाते हैं, ये 3 हो गया, H का मान 4 आ गया और L कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस H का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर L स्क्वायर, L स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर 25 बराबर L, इसका वर्गमूल 5, यहाँ पर L का मान आ गया 5। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए R का मान रखिएगा और फिर L का मान रखिएगा, निकाल लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मेन है कॉन्सेप्ट को समझना, फार्मूला कैसे यूज किया जा रहा है, बस आपको इतना बात समझ में आता है तो इसको आसानी से हल कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखिए तो संपूर्ण क्या है, तो सबसे पहला तो वक्रपृष्ठ आपको ऐड करना ही करना है, उसके बाद ये नीचे वाला जो ये वृत्त देख रहे हैं इसको भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस ये नीचे वाला, ये कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण कहेगा, जिसमें पाई आर कॉमन ले लीजिए, पाई आर यहाँ क्या बचा एल प्लस आर। अगर आप फार्मूला को याद कर लेते हैं तो जब आप सवाल बनाइएगा तो आप आसानी से सवाल को बना पाइएगा। मेन होता है फार्मूला को समझना और उसको याद करना, इस सब में आपको कोई दूसरा तरीका काम नहीं करेगा, मेन आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप देखिए मेन क्या होता है जो हम इसको बता रहे हैं कि जैसा जो किताब में लिखा हुआ है, किताब और टीचर में बस इतना ही फर्क होता है, जो किताब नहीं बोलता है और टीचर बोलता है बस, क्योंकि हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा तो आप उसको आसानी से याद कर पाइएगा। ठीक है ना, आइए इसके बाद हम इसके आयतन को समझते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है, इसको 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इसका आयतन हो जाएगा। तो शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, ये बात आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अब हम समझते हैं घन और घनाभ का क्या कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम समझते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ क्यूबॉइड, यहाँ पर देखिए घनाभ का आकृति इस प्रकार से बनता है। इसको मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यह जो है हम एक घनाभ बना दिए हैं। यहाँ पर घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी वैसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग हो उसे हम घनाभ कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा
सबसे पहले बेसिक बात हम आपको बताते हैं। घनाभ में कुल कितने सतह होते हैं? तो घनाभ में 6 सतह होते हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं इधर वाला एक, तो इसके पीछे वाला आप एक ईंटा देखे हैं ना, ईंटा, वो ये ईंटा जो है इस प्रकार का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए किताब को हम आपको बताते हैं किताब से। घनाभ में जो बेसिक जो बात होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आना चाहिए। बेसिक से सवाल पूछ देगा, अगर आपसे नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए किताब है और आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ में कुल कितने सतह होते हैं। सतह देखिए यहाँ पर ये जो ये देख रहे हैं ना एक, तो ठीक इसके सामने भी तो होगा, इधर वाला देख रहे हैं, ये वाला ये पार्ट इधर से, तो ये कितना 2 हो गया। अब ये ऊपर वाला ये 3 और नीचे वाला तो कितना 1 ऊपर, तो ठीक नीचे भी तो कितना हो जाएगा 2 इधर 2 इधर और 1 इधर, देख रहे हैं 1 और 1 इधर, तो कितना हो गया 6 ना। तो यहाँ पर जो है घनाभ में कुल कितने सतह होते हैं? घनाभ में कुल सतह कितने होते हैं? तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ में कुल कितने किनारा होते हैं। तो किनारा का मतलब होता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो देख रहे हैं ना ये वाला, ये पार्ट 1 हो गया और यहाँ पर देखिए सामने वाला ये 2 हो गया, मेरे पेन पे ध्यान दीजिएगा, और ये 3 और ये कितना हो जाएगा 4। तो अगर इधर 4 हुआ है तो पीछे भी तो 4 होगा, 4 4 8 हो गया, और एक देखिए यहाँ पर ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। ठीक है, तो बताइए घनाभ का कुल किनारा कितना हो जाएगा 12। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा घनाभ का शीर्ष। तो जहाँ पर तीनों लंबाई मिलता है उसको हम वहाँ पर शीर्ष कहलाता है। देखिए तीनों लंबाई मतलब क्या, जहाँ पर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो घनाभ का यहाँ पर हम लिखेंगे घनाभ में कुल शीर्ष कितना हो जाएगा, ये 8। ये बात आप याद रखिएगा। घनाभ में सतह 6, किनारा 12 और शीर्ष 8, ये बात याद रखिएगा। घन और घनाभ में दोनों में बराबर ये होता है, इसलिए हम एक बात को लिख दे, दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, इसका क्षेत्रफल जो होगा वो पीछे वाले का भी क्षेत्रफल बराबर होगा, और जो इसका क्षेत्रफल होगा ऊपर वाले का वो नीचे वाले के लिए होगा, जो बगल का होगा ये इसके बगल का भी होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसके सामने ये देखिए, सबसे पहले हम फ्रंट लिख रहे हैं, तो इसकी लंबाई l है। तो बताइए ये जो हाइट है ये h का काम करेगा ना, तो सामने फ्रंट का है। देखिए इसको ऐसे दिखाते हैं, तो फ्रंट जो होगा इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा l गुना h। तो बताइए ये सामने वाला हुआ तो पीछे वाला भी हुआ, तो इसलिए तो उसे गुना कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाले का, तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल, ये चौड़ाई और ऊंचाई, तो b गुना h। अब देखिए जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, इसमें 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सामने वाला हो गया, अब ऊपर और नीचे बचा हुआ, तो इसकी लंबाई तो l है और चौड़ाई b है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो है ऊपर वाले का, तो यहाँ पर देखिए l गुना कितना हो जाएगा b, तो 2 होगा, ऊपर और नीचे दोनों बराबर होता है, सबको ऐड कर देंगे, वही संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर कितना L इंटू बी प्लस BH और प्लस LH, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये बात आप याद कर लीजिएगा, ये सब गुना के रूप में होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। तो इसका आयतन होता है L गुना B गुना H। घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H, यानी तीनों भुजाओं के लंबाई का गुणनफल क्या कहलाएगा, उसका आयतन। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ में विकर्ण जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है ना। अगर आप कमरे में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर कमरे में कितने कोने हैं, तो कोना 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक नीचे वाले कोने से सामने ऊपर वाले का, और एक नीचे वाले से इसके ऊपर वाले का, 2 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इसका इधर देखिए, इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाले से, और फिर इसके नीचे वाला इसके ऊपर वाले से, ठीक है।
तो यहाँ पर जो कुल कितना विकर्ण हो जाएगा, तो विकर्ण 4 होगा, यह बात याद रखिएगा। यहाँ पर घनाभ का विकर्ण तो 4 होता है। अब यहाँ पर तीनों माप देगा तो घनाभ के विकर्ण का मान कितना आएगा, इसके लिए फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये इतना बात जो है घनाभ के बारे में। अब आइए, अब हम समझते हैं घन के बारे में। यहाँ पर जो है घन क्यूब, घन जो होता है, पहले हम इसका आकृति को बनाते हैं फिर आपको हम समझाते हैं। ये जो है यह घन है। तो सबसे पहले हम घन का डेफिनेशन को समझते हैं। घन किसे कहते हैं? वैसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान हो, उसको हम घन कहते हैं। यहाँ पर घन में इसके सभी भुजा आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखिए, घन की लंबाई को, भुजा को हम L से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा घन में कुल कितने सतह होते हैं, तो पहले तो हम बता दिए कुल 6 सतह हो। घन में भी 6 सतह होगा, घनाभ में भी 6 सतह होगा। घनाभ का कुल किनारा 12, तो घन का कुल किनारा 12। घनाभ में कुल शीर्ष जो होगा कितना होगा, 8, तो घन में भी कुल शीर्ष कितना होगा, 8। ठीक है, या इसको शीर्ष कहिए या कोना कहिए, ठीक है ना, ये 8 हो जाएगा। अब घन में कुल कितना विकर्ण होगा, तो घनाभ में 4, तो घन में भी 4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो घन का कुल क्षेत्रफल होता है 6L², यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। और L जो है, भुजा को हम L से लिखते हैं। ठीक है, 6 अब 6 गुना L²। ठीक है, यहाँ पर घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब या L3, भुजा क्यूब या L3। ये बात आप समझ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा घन का विकर्ण। यहाँ पर घन का विकर्ण जो होता है, यहाँ पर √3L होता है। ये जो है L रूट से बाहर है, ये गुना के रूप में है। ठीक है, आप इसको ऐसे मत समझिएगा, ये जो है इसको ऐसे लिखिएगा, √3 गुना L या √3 गुना भुजा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है घना में एक बात याद रखिएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर होता है 2H × L + B। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो 2 गुना ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर जो है आपसे सवाल पूछा जाए घन के बारे में। देखिए घन में सवाल कैसे बनेगा, कहेगा देखिए एक घन है। ठीक है, यहाँ पर हम एक घन बनाते हैं, ये घन है, भुजा का माप दे देगा। ठीक है, इसको पहले बनाते हैं, यह एक घन है। कहेगा कि घन का जो माप जो है L बराबर ये 5 मीटर है। कहेगा 2 समान घन को जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। तो बताइए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले आपको दोनों को जोड़िए, तो यहाँ पर जोड़ेंगे इस तरीके से, फिर इसको इधर जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से आकृति बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आकृति बनेगा। अब यहाँ पर क्या करना, देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो इसका मतलब हो गया यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई कितना आ गया, 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। तो यहाँ पर जो है ये जो देख रहे हैं चौड़ाई भी, ये चौड़ाई 5 मीटर तो रहेगा दोनों में, और ऊंचाई, बस लंबाई चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें जो है लंबाई सिर्फ चेंज होगा, चौड़ाई और ऊंचाई समान रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसा बन गया, यह एक घनाभ का रूप ले लिया। तो घनाभ का क्या फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, घनाभ का आयतन, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना 10,
तो आयतन की लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 5 25 और 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 250 इसका आयतन। अब जो घनाभ का फॉर्मूला वो लगा लीजिए। अब जितना घनाभ कहेगा जोड़ने के लिए उतना घनाभ आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर कहेगा एक और घनाभ तो इस तरीके से और जोड़ लीजिएगा, सिर्फ लंबाई को ऐड कर दीजिएगा। जोड़ते कैसे हैं ये आपको हम बताएं कि देखिए कैसे जुड़ता है। फिर अगर मान लीजिए यहाँ पर कहेगा कि एक और जोड़ दीजिए, तो लीजिए हम एक और जोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है अगर एक और कहेगा जोड़ने के लिए तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए एक और ऐड कर दिए, तो अब जो है इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई यानी कि 5 5 5 15 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर त्रिविमीय आकृति में इसका जो है इस प्रकार से हम आयतन और इसका क्षेत्रफल के बारे में हम जाने हैं। इसके बाद जो है जितना भी सवाल है सारे सवाल को हम करवाएंगे आगे के वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।